हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। जनवरी 2024 का विजन आईएएस करंट मंथली अफेयर्स मैगजीन आ गया है। तो अब हम वो देखने वाले हैं। अच्छा, आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इसका पीटी 365 क्लब करके ऑलरेडी डाल दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कर लें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिन्होंने विजन की मैगजीन जो है एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर लिए तो उनको जरूरत नहीं है पीटी 365 देखने की। लेकिन बस 1 या 2 बार की है, उन्हें तो करना ही करना है। आइडियली टॉपर्स का भी यही बोलना होता है कि आपको कोई भी चीज 5 से 6 बार करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिनिमम 3 बार। ओके, तो यू हैव टू रिवाइज, तो वो रिवीजन के लिए भी काफी अच्छा है। वो आप जरूर कर लें। 6 घंटे में आपका पूरा पिछले 6-7 मंथ का पॉलिटिकल गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, यहाँ पे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। बस अब बात ये हो रही है कि भाई ट्रिब्यूनल जो है वो पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकता, तो ये पॉलिसी फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट को भी नहीं कह सकता। ये उनका काम नहीं कि ट्रिब्यूनल जो है कि आप जाए गवर्नमेंट को बोले कि फ्रेम कर दो पॉलिसी। सबसे पहले चलिए हल्का सा इस पे हम ध्यान देते हैं। पॉलिसीज जो होती है, एक एग्जांपल लीजिए कि ट्रिपल तलाक बैन हुआ। ठीक है, ट्रिपल तलाक बैन हुआ। ये कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे, उन्हें बोल दिया कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो ये बैन कर दिया गया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि अगर आपने ट्रिपल तलाक फिर भी दिया तो आपको इतने साल की सजा होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा? नहीं। वो कौन, अब ये चला गया तो पार्लियामेंट उस पे कानून बनाएगा। तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो ये सब कुछ जो है कौन करेगा, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट ही करता होगा। या मान लीजिए दिल्ली में बहुत एयर पॉल्यूशन है, काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन है पूरे इंडिया लेवल पे, तब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, इसे कम करने की जरूरत है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि किसमें आर्टिकल 21A में है कि भाई एक फ्रेश एयर लेने का हक है हमें। इतना बोल दिया, हथौड़ा मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो है पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगा कि अगर नहीं हुआ क्या हुआ। मीन्स जैसे कि आप ये भी देखते हैं ग्रेड 4, 5, 6, कि अगर इतना पॉल्यूशन हो गया तो हम ये गाड़ियां बंद कर देंगे, उतना हुआ तो वो करेंगे, इससे ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे। तो ये सब अलग से कानून बनाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाता नहीं। अब ट्रिब्यूनल भी जो है एक तरीके से जजमेंट देने का ही काम करता है। तो लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जगह ना ले, सिंपली बोल दिया कि ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। ये प्रीलिम्स में सीधे कोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, है कि नहीं? इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें थी। अब ये देखिए आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, अब अलग ट्रिब्यूनल होते हैं आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तो चाहे जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट वाज डिसाइडिंग ऑन वेदर द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल कुड हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक अ पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ट्रिब्यूनल आ जाएंगे, चाहे आर्म्ड फोर्स रहे चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल रहे, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। कुछ ट्रिब्यूनल्स है यहाँ पे, ये हम देख सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स जो है आजादी के पहले से भी है। 1941, क्लियर। यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे फर्स्ट बना था। तो ये आप हल्का सा याद रख सकते हैं कि ये नहीं सोचना है कि ट्रिब्यूनल्स जो है अभी अभी बने होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब आजादी के बाद जरूरत पड़ी होगी इन चीज की। ये पहले भी है, क्योंकि हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट के ओवर बर्डन होते हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस रहते हैं उनके पास। अब ऐसे पेंडिंग केसेस को कम कैसे किया जाए, तो सबसे अच्छा तरीका था ट्रिब्यूनल। कि ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है काफी ज्यादा केसेस जो है वो रिजॉल्व किए जा सके। अब जैसे कि देखिए कोर्ट रूलिंग की अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट्स जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226। तो ये जो भी आते हैं ना, ये 226 आर्टिकल के अंडर में आते हैं। ये भी एक, अब ये क्या फिर पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कैन नॉट बी परमिटेड बाई लॉ टू डायरेक्ट द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके से लिखा भी हुआ है, उसी को बाद में रीइटरेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी अगेन ये इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट
पॉलिसी जो है, मेकिंग पॉलिसी इज नॉट इन द डोमेन ऑफ जुडिशियरी। वो जुडिशियरी में नहीं, ठीक है, वो जुडिशियरी में नहीं है। अब ट्रिब्यूनल की खासियत क्या है ना सर, देखिए होता क्या है कि अब अगर मैं कोई भी केस लेके गया कोर्ट में, सेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेट हाई कोर्ट, कहीं भी, तो वहां पे जब मैं जाऊंगा तो जजेस होंगे, वो एक जनरलाइज्ड जज होते हैं, जो हर चीज पे ये देते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर द लॉ जो ऑफ द कंट्री। लेकिन जो टेक्निकल मैटर वाले होते हैं, अब इसमें क्या होगा ट्रिब्यूनल में, जुडिशियरी तो होगी ही होगी, साथ में टेक्निकल मैटर्स वाले भी होंगे। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। अब जिसके कारण जो है, अब हम देख भी रहे हैं कि ये आपका सी राइज हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और कितना ज्यादा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे दिल्ली में खासतौर पे। तो ऐसे में अगर एयर पॉल्यूशन भी बहुत है, तो मानिए एक ट्रिब्यूनल बनी हुई है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये ट्रिब्यूनल रहेगी, वहां पे केस जाएगा, वहां पे टेक्निकल लोग भी होंगे और जुडिशियरी वाले भी होंगे। ओके, तो ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे डिसीजन लेंगे, और यहाँ बोला जाएगा कि ठीक है, या इन्होंने तो बोल दिया कि एज पर द आर्टिकल 21A हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कम होना चाहिए पॉल्यूशन, तो गवर्नमेंट का काम है कम करे। अभी ट्रिब्यूनल जो है, ये अपना टेक्निकल सजेशंस भी थोड़े बहुत दे सकते हैं कि इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, आप एफॉरेस्टेशन इतना कर दें, और जिस तरीके से जो भी बोलते हैं ना, बर्निंग की जाती है आखिरी में जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनके, तो उसे इतना रिड्यूस कर दिया जाए, तो इसके बाद इतना एयर पॉल्यूशन में सुधार होगा, क्योंकि टेक्निकल पर्सन है। तो इसमें क्या है, एक जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे टेक्निकल मैटर्स के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी रखी जाती है। अब कोई भी हो, चाहे वो यूरेनियम से हो, चाहे कोई भी से रिलेटेड हो, तो वहां पे जुडिशियरी प्लस टेक्निकल होगा। तो ये है आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। किस तरीके की बॉडी है ये, क्वासी जुडिशियल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद अगर बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब दिया गया, तो ये आर्टिकल 323A और 323B में इंसर्ट किया गया था। कब, 42nd अमेंडमेंट। देखिए 42nd में बहुत तरीके के अमेंडमेंट हुए ना, जिसमें कि ये आपको यहाँ समझ में आया होगा, इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, तो वहां पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपके मेंस में भी अगर पूछ दिया जाए कि 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आप कुछ अच्छे इसके एग्जांपल्स दें, तो आप ये सब भी दे सकते हैं कि देखिए ये भी हुआ है इंसर्ट, और बाकी तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। उस तरीके से हमेशा आंसर्स के लिए रेडी रहना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपका 323A में, कि कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, तो इनका क्या रिक्रूटमेंट होगा, कैसे क्या होगा, ये आपके इसमें दिया हुआ है। और 323B में क्या दिया हुआ है, सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे क्या टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म, फॉर विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कंस्टिट्यूट ट्रिब्यूनल बाय इनेक्टिंग अ लॉ, तो वो चाहे तो उस पर लॉ के थ्रू एक ट्रिब्यूनल ला सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जरूरी नहीं है ना कि अभी मान लीजिए एक ट्रिब्यूनल आपका बना हुआ है किसी चीज पे, अभी दूसरा ट्रिब्यूनल हो सकता है कि हमें और ट्रिब्यूनल्स की जरूरत पड़े, तो वो फिर स्टेट जो या पार्लियामेंट जो है और ट्रिब्यूनल वैसे बना सकते हैं। कि टैक्स पे डिस्प्यूट है, तो आप उसके लिए इनके पास चले जाओ, इस पे डिस्प्यूट है उनके सीधे कोर्ट के पास ना आके, बाकी रिड्यूसल मैकेनिज्म, जैसे कि अब आप ये देखिए, अब यहाँ पे होता है ना कि अब हम जो कस्टमर है, ठीक है, अगर हम कुछ लेने गए और वो प्रोडक्ट खराब निकला, तो हम सीधे कोर्ट भी नहीं चले जाते, ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। उसी तरीके से अलग अलग चीज बना दी गई, अगर हर इंसान हर चीज के लिए कोर्ट में जाए तो सोचिए क्या हालत हो जाएगी। अब ये कंपोजिशन जो है ना ट्रिब्यूनल का, उसमें क्या प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स लाइक टेक्निकल मेंबर जो मैंने आपको समझाया, अलोंग विद जुडिशियल मेंबर्स, ये मिलके क्या करते हैं, की फीचर ऑफ ट्रिब्यूनल विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट। तो ट्रेडिशनल कोर्ट से क्या हो गए, अलग हो गए, कहीं ना कहीं काफी की फीचर है कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी है, आपके पास जो जुडिशियल मेंबर्स भी हैं, तो उस हिसाब से जो डिसीजंस आएंगे वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे। अब जनरली अपील की बात की जाए, तो अगर कोई ट्रिब्यूनल केस से खुश नहीं है, तो वो अपील जनरली कंसर्न हाई कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास, और कुछ केस में तो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते
वो यहाँ पर दिया हुआ है। सम लॉ स्पेसिफाई दैट अपील्स विल बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कहीं पे ये है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का वो सीधे बाईपास हो जाता है, कोई रोल नहीं रहता जैसे एक बार बातें ट्रिब्यूनल में चली गई है। ओके, अब देखिए करंटली ट्रिब्यूनल हैव बीन क्रिएटेड बोथ एज सब्स्टिट्यूट टू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, आपको ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ की जगह भी सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ये भी एक लाइन बन जाती है कि ट्रिब्यूनल जो है हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या है, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और या फिर एज सब ऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, सब्स्टिट्यूट भी है कि इसके बदले आप यहां चले गए और फिर आप कहां पे पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पे, या फिर आप हाई कोर्ट पे जाने से अच्छा सब ऑर्डिनेट सेम पावर दे दिया है और वहां से आप फिर इधर गए। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, फिर आपको बताना रहेगा सही है या नहीं। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, जैसे कि सच एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, ये क्या करता है, एक्सपेडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ सर्विस रिलेटेड मैटर्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के का जो भी कुछ इश्यूज होते हैं, ये होते हैं, हर बार वो भी कोर्ट में ना पहुंच जाए, तो उनके लिए भी कैट ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, ये नहीं सोचना कि एक दो चार टाइप के होंगे। कभी अगर जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को कि यार ये इस चीज में भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कुछ नया हो गया, तो उस पर भी वो ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। ये भी हमने देख लिया। चलिए, तो ये काफी है इतना इसके लिए। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये है आपका फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, इसमें जो बताया गया है आपको, और एक प्रीलिम्स के लिए सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको लगेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है तो कहीं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं करता होगा, मतलब इस तरीके से आने लगता है कि पंचायती, और हम इसे वर्ड देख लेते हैं, तो बट इसे याद रखना है, तो आप एक जगह नोट डाउन इसे कर ले। ये क्या करता है, डिस्कस करता है आपका फिजिकल पोजीशन, किसका, पीआरआई का। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका फिजिकल पोजीशन बताता है कि भी कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना सही है कितना नहीं है। ओके, हमने ये पढ़ा हुआ है, अब प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस भी किया है मंथली अफेयर्स में, कि ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके थ्रू ये सब आए थे आपके पीआरआई, जो कि 3 लेवल पे थे अलग अलग। जो मेन है यहाँ पे, हम उसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आता किसमें है, आर्टिकल 243 में, पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो पंचायती राज जो है यहाँ से आपका आया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली पंचायती राज सिस्टम था। आंसर इज नो। ये कब आया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया है। वरना बहुत बार इंसान के दिमाग में रहता है कि हम गांधीयन फिलोसफी की बात करते हैं, तो ये तो रहा ही होगा जब संविधान बना तब से ही। लेकिन नहीं, ये कब आया, 73rd में आया। ये जो थर्ड टीयर ऑफ जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट, ये इंडिया का यूनिक फीचर है। बाकी कंट्रीज में आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी। ओके, इस तरीके से जो पंचायती राज सिस्टम्स वगैरह है, तो काफी ये यूनिक है और ये शुरू से नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो पंचायत जो है, वो क्या होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होते हैं, तो किस में आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट में, है ना। आपसे ये पूछ दे स्टेट में है कि आपका कंकरेंट लिस्ट में है, यूनियन में है, तो या फिर स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है। क्लियर। अब हम देखते हैं जो आर्टिकल 243 आई है, उसने बताया कि सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन, की फाइनेंस कमीशन का एक सेटअप होना चाहिए। ये 243 है ना, इसमें सारे जितने भी आते हैं एच आई, और ये जो है, तो ये यहीं से आया हुआ है। वहां पे बोला कि हर 5 साल में एक रिव्यू होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत की। इंपॉर्टेंट है कि भाई वो भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, मनी जो है किस तरीके से फ्लो हो रहा है उनके पास, कैसे वो मनी जनरेट कर रहे हैं खुद के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है काफी ज्यादा, तो इसलिए कहा गया है कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को ये करना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, अब ये बताइए आप। फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। अब आर्टिकल 283 बीबी। अच्छा, एक और मैं चीज बता देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल 243 आई, इट मीन्स जो पंचायती राज जब ये आपका आया, लॉजिक बता रहा हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन इसी के अंडर में आया, 243 इसी में है, 243(1). इट मीन्स अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, इसका हिस्सा है। ओके, कि सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ
पंचायत। तो अब ये क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे नीति आयोग हुआ या फिर आपका बाकी चीजें, तो वो नहीं होते हैं। ओके, वो नहीं है, बट फाइनेंस कमीशन है। नीति आयोग क्या है? नहीं, वो तो बस अलग से बना दिया गया है। वो फाइनेंस कमीशन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, लाइक दैट ओनली। तो इस तरीके से भी है, आपको यहाँ पे अपना लॉजिक लगाते रहना है। लॉजिक लगाने से ज्यादा आंखें खुली रखनी है कि हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। अब ये भी साथ में बोला गया है कि अब जो फंड्स जो आते हैं फाइनेंस कमीशन के पास यहाँ पे, तो वो क्या रिकमेंड किया है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड जो है, जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का, वहां से आप पैसा निकाल के भी यहाँ पे इनको डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आप डाइवर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। अब देखिए आपने क्या किया, आपने पंचायत बनाई, बहुत अच्छी बात है। सबसे ऊपर सेंटर था, फिर स्टेट था, फिर आपने पंचायत लेवल तक भी बोला कि इनके पास भी कुछ पैसा, कुछ रिसोर्स होनी चाहिए। तो उस तरीके से आपने कहा, और ये कुछ पैसा अपना खुद भी जनरेट कर सके। तो वो जनरेट, ये खुद का पैसा कैसे करेंगे? जो पीआरआई है वो खुद का कैसे करेंगे? तो यहीं पे दिया हुआ है टैक्स रेवेन्यू, एक इसके थ्रू हो जाएगा। लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड, बट हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स भी आप देखते हैं जो गांव वगैरह में होती है बहुत कम होती है, तो कोई खास इससे आमदनी होती नहीं है, बट एक टैक्स का तरीका है। और बिल्डिंग और बोथ, और टैक्स ऑन ड्यूटीज एंड कमोडिटीज, तो ड्यूटी और कमोडिटीज भी जो होती हैं उतनी ज्यादा होती नहीं है। सर्विस टैक्स, टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड्स एक्सेट्रा। अगेन आप ये सारे जितनी भी चीज होती है शहर में आप ज्यादा देखेंगे, गांव में होते नहीं है उतनी। लेकिन इसके थ्रू भी कुछ कमाई हो जरूर होती है। फिर आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, लाइक फ्रॉम मार्केट फीस। अब जैसे कि मंडी वगैरह लगती है ना, हम बाजार जाते हैं, वहाँ पे वहाँ बोलते हैं हाट लगा है, जहाँ सब सब्जी ले रहे हैं, बाकी चीजें ले रहे हैं। तो वो वहां पे क्या होता है, उसके लिए मार्केट की फी होती है, कि अब आपको जो है 2 रुपए 10 रुपए की टिकट होती है, पर्ची होती है, वो लेते हैं, फिर सब्जी वाले वहां बैठते हैं। इसके अलावा जो है, मार्केट फी के अलावा जो भी आप एक्सपोर्टिंग गुड्स, वहां से आप एक्सपोर्टिंग गुड्स भी कहीं बाहर भेज रहे हैं पंचायती एरिया में, फिर फी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल सोल्ड विद इन द पंचायत एरिया। अभी उस एरिया में मान लीजिए कैटल सोल्ड हुई है, क्यों? जैसे अब आपने कैटल सेल कर दी कि भैया वो कहीं जाए, कि दूध का कोई और बिजनेस कर रहा है। ओके, तो ऐसे केस में भी जो होता है, उस ट्रांजेक्शन पे भी जो रजिस्ट्रेशन होता है कैटल की, भैया मेरे पास थी, अब ये कैटल इसकी है, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज वहां से लिया जाता है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी रिसोर्सेज भी हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, मनरेगा के थ्रू पहुंचता है गांव गांव तक पैसा, सेंटर का। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना मनरेगा के लिए, तो वो भी देती है, गांव में भी देती है, तो वहां से पैसा पहुंचता है। ये है पीएम है, ये भी रूरल एरियाज के लिए है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये सब बहुत अलग अलग तरीके की योजना होती है सेंटर की और आपकी स्टेट की, जिसके थ्रू पैसे जो है पंचायत तक पहुंचते हैं। बाकी ग्रांट जो इंटरनेशनल बॉडी दे देती है, वर्ल्ड बैंक और अदर। अब ग्रांट जो है, अब इसकी दिक्कत भी यही है कि बहुत सारे जो पैसे यहाँ तक पहुंचते हैं, वो ग्रांट से पहुंचते हैं। देखिए, अब दिक्कत जो है पीआरआई के साथ क्या क्या है, कि इन एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स। अब रिसोर्स जो है समझ ही नहीं आता, अब यहाँ से कितना ही पैसा आएगा, वही मैंने बताया। और ये कैटल वेटल ये सब करके भी कितना ही पैसा आएगा, तो बहुत कम आता है। तो जो 95% जो पैसा है, वो ग्रांट की तरह आता है बाई हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हो चाहे आपका सेंटर हो, 95% पैसा वहीं से आता है। ये सब करके आप बस 5% पैसा मुश्किल से जुटा पाते हो। इसमें क्या ही होगा? समझ रहे हैं? इसमें क्या ही होगा? तो ये एक सबसे बड़ा जो इसके साथ हमेशा से चैलेंज रहा है। और दूसरा ये है कि स्किल्ड स्टाफ्स की कमी है वहां पे। आपको डेटा भी मेंटेन करना, चाहे एक्सेल सीटी चलाना है, तो वो भी वहां पे गांव पे उतने नहीं मिल पाते। तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी है। एक तो डेटा की भी, भाई किस तरीके से रेवेन्यू आ रहा है जा रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट अब अगर मान लें, इन्हें ये तक नहीं बताया है कि अच्छा चलो इससे आपका सिर्फ 5% ही रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है ना, तो आप कुछ नए नए टैक्स ले सकते हो नई नई चीजों पे। तो वो बट किन चीजों पे ले सकते हो ये भी नहीं बताया है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स में।
इसके बाद जो ऑडिट की भी अगर हम बात करें, तो सिर्फ 46% जो है ग्राम पंचायत में वहाँ ऑडिट हुआ है। ऑडिट मीन्स कि बाहर से कोई आए और देखे प्रॉपर टैक्स कलेक्शन किया है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं कर लिया है, और एंड ऑल दैट, या जितना पोटेंशियल था उतना किया है कि नहीं किया है। तो वो भी अराउंड 46%, तो 54% के अराउंड है वहाँ पे ऑडिट भी नहीं हुआ है, कि चेक ही नहीं किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि चेक ही नहीं किया गया कि प्रॉपरली वहां पर हर चीजें हो रही है या नहीं हो रही। तो ऑडिट वो भी होता है, जैसे मनरेगा का पैसा पहुंच रहा है, ये पैसा पहुंच रहा है यहाँ पे, तो वो पैसा जो पहुंच रहा है वो प्रॉपर हर जगह जा रहा है कि नहीं, जो स्कीम्स निकाली है, रोड बनाने थे वो बन रहे हैं या नहीं, बहुत सारी चीज ऑडिट में आती है, तो ऑडिट भी नहीं हो रहा है। ये एक हमेशा से ये दिक्कत रही है। और फिर आपका अगर ये देखा जाए, टैक्स रेवेन्यू की तो हमने बात की है यहाँ पे, कि मेनली प्रॉपर्टी टैक्स, फीस, फाइन्स, ये सब चीज से जो है लिमिटेड है। यहाँ पे ये बताया नहीं जाता है कि न्यू टैक्सेस कैसे लाए जाए। ठीक है, तो इस पे कोई क्लियर गाइडलाइन दी ही नहीं हुई है। तो ये एक जो है बहुत मेजर कंसर्न है। करप्शन ऑब्वियसली वहां रहता ही है काफी ज्यादा। और दूसरा एक दिक्कत ये है कि देखिए, अब हमने बात तो कर ली कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी देख लिया। लेकिन सिर्फ 9 ही स्टेट ऐसे हैं जो कि रेगुलरली स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ ये वर्क कर रहा है, सिर्फ 9, और जिसमें 2 एक्टिव है। अब समझ रहे हैं, इतने स्टेट्स हैं, और ये, और यहाँ पे ये चीज आपको सिनेरियो मिल रहा है, तो ये अगेन एक मेजर कंसर्न हो जाता है। तो उसी पे बेसिकली ये था कि फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि क्यों यहाँ पे आपको हमें यहाँ पे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, वो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सब चैलेंजेस है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल भी इनको फ्रेमवर्क दे दिया गया है, तो इनके ये राइट्स हैं। इसके बावजूद भी जो है सिर्फ 9 स्टेट ही ये कर रहे हैं, जिसमें कि 2 एक्टिव है। ओके, रेगुलरली। तो ये सब है कि भाई हम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं कि एटलीस्ट जो सारे स्टेट इसे अपनाएं, रेगुलर यहाँ पे हो, प्रॉपर ऑडिट्स हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे जो कि आप सीधे मेंस में भी कोट कर सकते हैं। ऑल्दो भी हमें प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए ना, यू कांट सेग्रीगेट योर प्रिपरेशन ऑन द बेस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट these topics are for prelims and these are for mains. No, everything is कंबाइंड। तो आपको उस तरीके से माइंड फ्रेम के साथ पढ़ना है। और जब हम मेंस की तैयारी करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स, तो यही करंट अफेयर्स को थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड ज्यादा देखेंगे। ओके, तो यहाँ आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन स्किलिंग करो, आप कैसे भी है ना, क्या बोलते हैं, स्किल्स की कमी है वहां पे, अकाउंटेबिलिटी ले कि भाई कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, स्ट्रेंथनिंग की जाए फाइनेंशियल कमीशंस की एंड ऑल दैट। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है आपका स्ट्रीट वेंडर। बहुत बार पढ़ा है, देखा भी होगा आप सबने कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। अब ये याद तो हो जाना चाहिए कि बहुत बार हमने प्रीवियस मंथली मैगजीन में ये कवर किया है, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है। अब इसके अंदर है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। अब ये न्यूज में इसीलिए है कि एक सबसे पहले तो यहाँ पर एक रिवैम्प किया गया पैसा पोर्टल डैशबोर्ड, और पीएम स्वानिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल। तो पोर्टल जो है, पोर्टल इज नथिंग, इज अ वेबसाइट आप कह सकते हैं, कि जहाँ पे सब कुछ जो है चाहे डैशबोर्ड की तरह सब मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है आप वहां पे जाएंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी, कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स है, कितनों को लोन दिया है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। अब ये सब क्यों लाया गया, ये पोर्टल वगैरह, कि वो ये पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट, ताकि क्रेडिट जो है वो आसानी से मिल सके, एक अफोर्डेबल रेट पे मिल सके, एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ये जो है आपका पैसा पोर्टल, ये इंटरेस्ट सबवेंशन। अगर इसका मैं वर्ड समझाऊं इंटरेस्ट सबवेंशन का, तो ये कुछ इस तरीके से है कि मानिए आपको 3 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, एक एग्जाम्पल, या फिर 10,000 ही रुपए पकड़िए, 10,000 रुपए आपको दिए गए, और कहा गया कि इससे अब जाएं, अब अपना वेंडरिंग का कुछ भी काम कर सकते हैं भाई, ठेले पे सब्जी वगैरह तो आ ही जाएगी, ठेला आ गया भाई जो भी 5-7 हजार का, 2-3 हजार की सब्जियां, तो अपना बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपको दे दिया गया 7% पे, मान लीजिए पैसा। अब ये जो 7% पे आपको दिया गया, वैसे आप जाएंगे पर्सनल लोन लेने तो 12-15%, 18%, 20% ऐसे लगेगा। और हो सकता है गरीबों को तो और ज्यादा देना पड़े इंटरेस्ट, क्योंकि क्रेडिट जो उनके ये होता है काफी खराब होता है क्रेडिट लिमिट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 7% पे दिया। तो ये हो गया आपका अफोर्डेबल क्रेडिट, कि अफोर्ड कर सकते हैं।
ये वर्ड यहां से आया। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन, तो इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है कि मानिए ये पैसा जो था इनको एक साल में चुका देना था। आपने भी बहुत बार देखा, चाहे किसान रहे या बहुत, वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर सारा क्या होता है, सब कुछ किस पे आ जाता है, सरकार पे आ जाता है। वो जब देंगे देंगे, भले उसके कारण बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है 7% ही आपको देना है, लेकिन अगर आप टाइमली सारा किस्त जमा कर दिए तो लास्ट में आपको जो है ओवरऑल इंटरेस्ट में हम 2% की और छूट दे देंगे या 3% की और छूट दे देंगे। तो नेट आपको 4,000 ही भरना, 4% ही भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए लिए थे, तो 1,07,000 वापस करना था एक साल में। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। अब 1,04,000 ही करना पड़ेगा। 3% क्या कर दिया, सबवेंशन कर दिया। ओके, 3% जो है ये कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इससे क्या होगा कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है एक तरीके से, अगर देखा जाए स्ट्रीट वेंडर का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। अब आप खुद अपने लिए अर्निंग करोगे, तो इसीलिए इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ड्यूटीज भी दी गई, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रीट वेंडर बन जाऊंगा। अब स्ट्रीट वेंडर जैसे बताया, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा हो, अरे मोमोज वाले, जब हम जाते हैं रोड के आप आसपास आपको मोमोज वाले दिखते होंगे, चाहे हम समोसे वाले ले रहे हैं, तो ये जितने भी हैं, मोमोज है, समोसे हैं, जो भी हम खा रहे हैं इस तरह की स्ट्रीट से, चाहे हम किसी के पास फ्रूट्स ले रहे हैं, कोई ठेले पे आ रहा है ना, तो वो चाहे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, चाहे हम कुछ कर रहे हैं, हम कहीं से नारियल पानी पी रहे हैं, तो ये सब आप एकदम शॉप में, कंक्रीट शॉप में तो नहीं देखिएगा। अक्सर लोग ठेले पे ही रहते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आजकल एक व्हीकल बना ली, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, और उसी पे लेके खाना वाना सब, एग रोल बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, उसी पे वो घूम रहे हैं, एक फिक्स लोकेशन नहीं है। तो ये सब क्या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट पे ना, स्ट्रीट क्या होगी, सड़क के वेंडर्स जो है, ये उनके लिए यहाँ पे बात की गई है, उनके लिए स्पेशली कानून लाया गया, उससे रिलेटेड है ये। और ये काफी ज्यादा, ये जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कोविड के समय बहुत लोगों की जॉब चली गई। अब कैसे जीते नहीं जीते, तो वहां पे गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी। तो हजारों लोगों ने क्या किया, लाखों लोगों ने इनफैक्ट ये स्ट्रीट वेंडर्स प्रोग्राम के थ्रू पैसा उठाया, और जो भी काम उस समय मिल सका, चाहे सब्जी बेचना हो चाहे जो हो, वो उन्होंने किया। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप और हम सब पढ़ पा रहे हैं, पढ़ सकते हैं, तो हमें पढ़ के लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि ये सब छोटी कोई भी दिक्कतें हो तो हम फेस कर सकें। एक्स्ट जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें, सेविंग्स पे ध्यान दें। कभी अगर बुरा टाइम आए तो हम उस सेविंग से क्या कर सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, ना कि उस समय हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं और अपनी तबीयत और खराब कर रहे हैं। क्लियर? तो स्ट्रेस से अगर बचना है तो आपको मैनेज हर चीज करते हुए चलनी पड़ेगी, नॉट ओनली योर प्रिपरेशन बट योर फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो। अब ठीक है, आपने पैसा दिया, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बाद कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, तो चलिए इनको एक राइट दे दिया कि भाई आप जो है क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये सब स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। आपका भी अब क्या है, कुछ ड्यूटी है ना, जैसे फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी, वहां पे अब इनकी भी है, स्ट्रीट वेंडर की ड्यूटी कि रिमूव हिज गुड्स एंड वेयर एवरी डे एट एट द एंड ऑफ टाइम शेयरिंग पीरियड अलाउड टू हिम। मीन्स कि जब आप वहां से जो भी आपका सामान और ये है, क्योंकि आप स्ट्रीट वेंडर है, तो आपको अगर मान लीजिए 10 बजे लगा रहे हैं और रात 9 तक बंद कर देना, तो आपको बंद करके चले जाना है, ठेला लेके या जैसे भी। ये है मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड पब्लिक हाइजीन। तो वहां पे जब भाई आपने यहाँ पे ठेला लगा दिया है ना, आपने जो है यहाँ पे ठेला लगाया, तो इसके आसपास जो भी कचरा हो रहा है इधर ये सब एरियाज में, तो ये आपको साफ कर देना है ना, क्योंकि इंसान यही खा रहा है, मान लीजिए केले गिरा रहा है, यहाँ पे चाय का टपरी लगी हुई है, और यहीं पे सब कप कप गिरा रहे हैं, तो ये आपका काम है कि आपको साफ करना है। ओके, एंड एडजॉइनिंग एरियाज में मेंटेन सिविक एम्यूनिटीज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये भी जो है आपका प्रॉपर्टी और जो भी है वो अच्छी कंडीशन में रहने चाहिए। पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस फॉर सिविक एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय लोकल अथॉरिटी। हमने भी पंचायती राज सिस्टम भी पढ़ा वहां पे, तो वो उसके अंडर में क्या है कि लोकल अथॉरिटी अगर कुछ वहां पे पैसा ले रही है, 10, 20, 50, जो भी एक वहां पे उनने फिक्स किया, तो वो आपको देना है ताकि उसका मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, उस एरिया का मेंटेनेंस हो सके, ये इनकी ड्यूटी है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद देखा जाए तो जो सर्वे जब लिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स का, तो एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर जो है
एक इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि मैंने आपसे लोन लिया, फिर मेरे को उन्हें दे दिया इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट कि ठीक है अब ये वेंडर स्ट्रीट वेंडर है। ठीक है, आज से प्रतीक जो है ये स्ट्रीट वेंडर हो गया। लेकिन 5 साल बाद मैं वो काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ऐसे भी तो पता होना चाहिए ना। हो सकता है बंद कर दिया, हो सकता है कुछ और कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर फिर से अगर यही काम कर रहा हूँ तो फिर से री इश्यू कर दो कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, अदरवाइज उसे खत्म करो। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सीलिंग दी हुई है कि इट इज सेट 2.5% ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स ये नहीं है ना कि हर किसी को वेंडर ही बना दिया, हर कोई ठेला लेके खड़ा हो जाएगा, तो इससे कंजक्शन होगा, रोड वगैरह भी जो है ब्लॉक होने लगेगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा, तो इसलिए कहा गया है कि 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वार्ड और जोन या टाउन वही वेंडर हो सकते हैं। अगर कहीं पे आपकी आबादी 1 लाख है तो 2,500 लोगों से ज्यादा वेंडर्स नहीं हो सकते। ठीक है, 2,500 से ज्यादा वेंडर्स नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे रूल बनाया हुआ है। अब आपने ये बांट तो दिया और पता चल रहा है कि आप चेक ही नहीं कर रहे हैं, इसमें से 1,000 वेंडर्स ने छोड़ दिया है 5 साल बाद, सिर्फ 1,500 ही है। तो एक तो लोगों को भी जो सर्विस मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, और दूसरा 1,000 लोग और उनके जगह आके काम कर सकते थे, उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है ये, वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इनएक्टिव कार्ड पड़ा है और किसी को पता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज लाई गई। तो ये आपको लॉजिक समझना है कि भाई उनको क्यों सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे दिया, बात खत्म नहीं, क्योंकि आप हर किसी को तो नहीं बना सकते ना। तो ये कैप है 2.5% का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, प्रीलिम्स में सीधे आपको दे सकता है। अब जैसे स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया पे एक डेफिनेशन है सिंपल सी, जैसे मैंने आपको तो बता ही दिया मोमोज से लेके हर चीज, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। स्ट्रीट वेंडर इज अ पर्सन इंगेज्ड इन वेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स। ठीक है, कोई भी चीज, गुड्स हो, कोई भी सामान हो, उस पे रहता है इन अ स्ट्रीट, सड़क पे, और एनी अदर पब्लिक प्लेस और प्राइवेट एरिया, वो कहीं भी रहेगा ना। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है, भाई कोई गुपचुप वाला है ना, पानी पूरी वाला है, वो हो सकता है वो ठेला लेते हुए रेलवे कॉलोनी में घूम रहा हो, तो वो तो पब्लिक प्लेस है। या फिर प्राइवेट एरिया कहिए कि वो रेलवे का खुद का एरिया है, तो वहां भी है। फॉर अ टेम्पोररी बिल्टअप स्ट्रक्चर और बाई मूविंग प्लेस टू प्लेस, जिससे होता है ना छोटे बहुत हट के तरह बना देते हैं छोटे छोटे से, टेम्पोररी बिल्टअप कि वो कभी भी टूट जाए। या फिर वो हो सकता है मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स है इंडिया में। लगभग 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर है इंडिया में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 8 लाख के अराउंड, और 38 लाख जो है सर्टिफाइड है। 50 से ज्यादा, 38 सर्टिफाइड है, तो काफी ये भी एक डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर उस वे में याद रखना। अब देखिए, लगभग एक डिकेड से ये प्रोग्राम चल रहा है ना, हम देखा 2014 से, लेकिन सिर्फ 17 स्टेट्स ही हैं जिन्होंने ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट वेंडर बनाई है। मीन्स कि इनको कोई दिक्कत हो तो ये कहाँ जाए, कहाँ कंप्लेन करें, और कहाँ से इनकी सुनवाई हो। तो यही होता है कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म या कमिटी। तो वो सिर्फ 17 स्टेट्स में है, बाकी में नहीं है, बाकी जगह होनी चाहिए। इसके बाद दिया गया सीलिंग ऑन नंबर ऑफ वेंडर्स। द एक्ट हैज सेट द लिमिट ऑफ वेंडर 2.5% of the total population, which is inadequate for a major metropolises like दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई में सही बात है, अभी ज्यादा ही होने चाहिए लोग। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 करोड़ आबादी है, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बोला है 2.5 लाख ही वेंटर्स हो सकते हैं। बट हो सकता है जरूरत आपको ज्यादा रहे, क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, और यहाँ पे ज्यादा जॉब की उस तरीके की जरूरत रहे, तो सीलिंग की पे बात की जा रही है कि कम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब जो है उसी से रिलेटेड है। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो हमने मोर देन इनफ देख ही लिया है। बाकी आप चाहे तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी कोई खास ये इंपॉर्टेंट है नहीं। यही है, हर जगह वेंडिंग जोन बना रहे हैं, रेलवे में, इधर उधर, और वहां पे फिर बोल रहे हैं कि भाई आप ये खड़े रह सकते हैं, वहां पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये कुछ स्कीम्स है पब्लिक ग्रेवियंसेस पे। ठीक है, जो पब्लिक ग्रेवियंसेस है उस पे, ये कौन कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस, ये इनके द्वारा किया गया रिवैम्प्ड स्कीम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। ये अब क्या होगा कि 24/7 आप कभी भी जो भी कंप्लेन है वो लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी इस पे लॉक कर सकते हैं कि भाई हम हमारी ये ग्रेवियंसेस है, ये इश्यूज है,
और वो आपका फिर उस पे प्रॉपर एक्शन हुआ करेगा। टिकटिंग टूल समझ सकते हैं आप एक तरीके से, जैसे कोई इशू होता है तो हम टिकट करते हैं ना कि ये हमारी इंक्वायरी है, तो वो बोलता है कि ठीक है वी विल गेट बैक टू यू इन 1 डे और समथिंग, जो कि वो स्पैन दिया जाता है। तो उसके लिए अगर हम 10 स्टेप्स की बात करें तो वो बेसिकली क्या है कि ये हो गया आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ CPGRAMS 7.0, लाइक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये है, तो इसमें क्या करेगा, ऑटो राउटिंग ऑफ ग्रेवियंसेस टू द लास्ट माइल। मीन्स कि कोई भी ग्रेवियंस है तो वो पहले लिख के आ जाएगा। अच्छा, आप आपको किस, जैसे कि आप सब सपोज करिए आपने अमेजोन ऑनलाइन तो ऑर्डर करते होंगे ना, वहां कभी कभी गए होंगे कस्टमर केयर वाले में, आपको कौन से प्रोडक्ट में इश्यू है, पहले प्रोडक्ट की लिस्ट दे देता होगा, आप क्लिक करो, फिर ऑप्शन दे देता होगा कि इसमें पैसा नहीं पहुंचा, इसमें पैसा, ये प्रोडक्ट खराब निकला, या फिर ये हमको रिटर्न करना, ऑलरेडी 8-10 ऑप्शन देते हैं, हम बस क्लिक 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 करते रहते हैं। तो वैसे ही इसको ऑटो राउटिंग कर देगा कि आपको दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत है, आप इस ये कस्टमर के पास जाइए, उसके पास जाइए, ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस रहेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट होगा कि भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, एमएल जो है मशीन लर्निंग होती है, उसके थ्रू यहाँ पे सारी चीजें की जाएंगी। इसके बाद लैंग्वेज ट्रांजिशन की बात की गई है कि भाई वो 22 लैंग्वेज जितने भी है स्केड्यूल में हमारे, वो सब में यहाँ पर उनको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर ग्रेवियंस रेडिएशन कि भाई रैंकिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो ये चीजें भी की जाएगी। फीडबैक कॉल सेंटर कि भाई 50 सीटर कॉल सेंटर बना दिया जाएगा, जिसमें 50 लोग एक जगह बैठे हैं, अब पूरे इंडिया से जब कॉल आ रहा है भाई कि हमारे इधर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, क्योंकि वन नेशन वन पोर्टल की बात की गई कि एक ही पोर्टल होगा, ऐसा नहीं है कि यूपी का अलग एमपी का अलग, सारा एक पोर्टल बना देंगे, स्टेट की और अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल्स, वहां से आप ये कर सकते हो। मॉनिटरिंग प्रोसेस डेटा स्ट्रेटजी यूनिट, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर, क्योंकि ताकि आप जैसे डेटा एनालिटिक्स रहेगा तो डेटा एनालाइज कर पाए कि कितने इश्यूज आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो काइंड ऑफ इसीलिए जो गवर्नमेंट ने जो है 10 स्टेप रिफॉर्म लाया है सीपी ग्राम में। ये आपको याद रखना है कि 10 स्टेप रिफॉर्म कहाँ आया था, तो ये प्रीलिम्स में खाली इतना ही पूछ देगा, 10 स्टेप रिफॉर्म, और फिर हमको रहेगा कि यार ये कहाँ पर था। ठीक है, तो ये सीपी ग्राम जो है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये इसके रिड्रेसल के रिगार्डिंग। अब देखिए कुछ न्यूज है इन शॉर्ट्स। ये जो है हमने जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें हमने इन डेप्थ देखा है इसे, तो आप वो चाहे तो परचेज कर सकते हैं जस्ट 500 रुपीज में, कंप्लीट लक्ष्मीकांत वहां पे कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो है आपका ड्यूल सिटीजनशिप, आपको परचेज करना हो या फिर ये पीडीएफ चाहिए कुछ भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगी, पेमेंट के बाद आपको वीडियोस भी मिल जाया करें। बाकी ये पीडीएफ वगैरह तो फ्री है, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो बस आप ज्वाइन कर लिया करें। और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दें, ताकि सारे के सारे वीडियो जब भी अपलोड हुआ करे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए करे। ओके, नोटिफिकेशन भी जो होता है आपका, आपको ऑल पे क्लिक करना होगा, आपको जो है ऑल पे क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन बेल ऐसा बना हुआ रहता है, एक पर्सनलाइज्ड रहता है बाय डिफॉल्ट कि आधे पे नोटिफिकेशन आएगा आधे पे नहीं, तो आपको वहाँ पे ऑल सिलेक्ट करना है। क्लियर। अब देखिए ड्यूल सिटीजनशिप की बात की जा रही है, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर सर, उनका भी बोलना है कि ये काफी एक मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि ड्यूल मल्टीपल सिटीजनशिप से क्या होता है ना कि वो लीगल स्टेटस मिल जाता है, कहाँ, दोनों कंट्री का, कि इंडिया का भी रहेगा वहां का भी रहेगा। और कुछ कंट्री ऐसी है जो कि लीगल ये देती है, क्या कहते हैं आपको, स्टेटस, और ड्यूल सिटीजनशिप भी देती है, जैसे कि यूएसए हो गए, यूएसए कंट्री है जो कि, यूएसए देखिए, अल्बेनिया, इसराइल, पाकिस्तान एक्सेट्रा, ये जो है ड्यूल सिटीजनशिप देती है कि आप वहां के भी सिटीजन रहेंगे, हमारे भी रहेंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं कि ऐसे में काफी इश्यूज होते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोहिबिट करता है ड्यूल सिटीजनशिप फॉर नेशनल्स, कि हम नहीं देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अल्टरनेट क्या है ड्यूल सिटीजनशिप का, वो है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें भी एक्सक्लूडिंग दोज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश।
तो जो बांग्लादेश और यहाँ से को उधर उस साइड माइग्रेट हुए हैं, उनको ओसीआई में नहीं दिया जाएगा कि भाई यहाँ से वहां हो गए तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, वो पाकिस्तान के ही हो गए, वो बांग्लादेश के ही हो गए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, प्रीलिम्स में भी सीधे आ जाएगा। इस पे तो हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा है, ओसीआई, एनआरआई, सिटीजनशिप जब एक्ट पढ़ रहे थे हम। आप इसलिए मैं कहूंगा कि आप हो सके तो ज्वाइन कर लें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है सब वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अब बेनिफिट्स देखा जाए ओसीआई का, तो जब ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जब यहाँ आएंगे, तो मल्टीपर्पस आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है घूमने आए, रिसर्च करने आए, जो भी करना है उसके लिए आए। मल्टीपल एंट्री है, लाइफ लॉन्ग वीजा दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार आप वीजा करवाते रहे। इनफैक्ट जब आप आएंगे इंडिया, तो आपको लोकल पुलिस अथॉरिटी के पास आके बोल बताना भी नहीं है कि हम यहाँ स्टे कर रहे हैं इंडिया में। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि हम यहाँ आए, ताकि फिर वो वापस जाएं तो वापस देख देख पाए कि भाई 6 महीने हो गए, वीजा एक्सपायर, ये वापस गए कि नहीं गए। और ताकि थोड़ी ट्रैकिंग भी बनी रहे ना, वो भी जरूरी हो जाता है कि फॉरेनर है भाई, अब वो वरना इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब होने लगते हैं। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पे करवाना पड़ता है। तो ये हो गया ओसीआई। तो बस ओसीआई में क्या होता है, पैरिटी विथ एनआरआई। पैरिटी का मतलब है कि सेम है, लगभग सब कुछ सेम ही है ओसीआई इसका, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीजों में, जैसे एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो ओसीआई है वो भारत का एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता, एनआरआई खरीद सकते हैं। ठीक है, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज ये सब जो है वो नहीं खरीद सकते, एनआरआई खरीद सकते हैं। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मेरी बहन जो है बाहर से पढ़ रही है ना, एमबीबीएस कर रही है आउट ऑफ इंडिया, तो वो ऐसे केस में वो भले स्टूडेंट है हमारे के लिए, वो क्या हो गई इंडिया के लिए, वो एनआरआई हो गई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। क्योंकि रेसिडेंट अभी तो इंडिया में नहीं रह रही है ना, तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एनआरआई। तो वो जो भी अगर स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए हैं या बाहर काम के लिए गए हैं बट इंडियन सिटीजनशिप ही है, वो एनआरआई होंगे। ओके। लेकिन जो जो लोग दूसरे कंट्री में जाके सपोज करें यूएस में कनाडा में जाके अभी बस गए, वहां की सिटीजनशिप मिल गई है, तो वो ओसीआई बन सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भाई जब आना है आओ, जाना है जाओ, जो करना है करो। जैसे पेरेंट्स यहीं पे हैं, फैमिली यहीं है, आधे लोग वहां बस गए और यहाँ आना जाना एकदम चलने दो चिल। बस आप ये जमीन नहीं खरीद सकते हो भारत देश में। ठीक है, बस इतनी यहाँ पे मेन मेजर जो है ये डिफरेंस रहता है। बाकी इसके लिए आप जो है अगेन 500 इज नथिंग, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वैसे भी कोचिंग लाखों में चार्जेस ले रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक लीगल सर्विस कमेटी, इस पे बात की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट जज है हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ चेयरमैन ऑफ SCLSC, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। इसके मेंबर ये कौन है, स्टैच्यूरी बॉडी है। अब ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल सर्विस पुअर को, अंडर प्रिविलेज्ड को, और जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी के। इसमें सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो पैट्रन इन चीफ है, मेन सबसे जो चीफ है वो कौन, वही है कमेटी के। बाकी चेयरमैन कौन है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ का चेयरमैन है, और 9 मेंबर्स इसके साथ रहेंगे, जो कि नॉमिनेटेड बाय सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि नॉमिनेट किए हुए। क्लियर, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है आपका बिल्किस बानो केस। तो वहां पे बात की जा रही है कि जो 11 जो कन्विक्ट थे, ओके, तो उनको रिमिशन दी गई है। रिमिशन क्या दी गई है, रिमिशन का मतलब होता है कि, ये देखिए, रिमिशन का मतलब होता है रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस दैट हैज बीन इम्पोज्ड विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस। जैसे मान लीजिए किसी को रिग्रेस 14 साल का जेल, 14 साल की जेल हुई है, तो रिमिशन में क्या कर सकते हैं आप, उसको मान लीजिए 10 साल की जेल कर सकते हैं। ठीक है, जेल जेल ही है, बस टाइम थोड़ा सा कम कर दिया है, रिमिशन दे दिया है उसे थोड़ा। ठीक है, नेचर ऑफ सेंटेंस में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस, 14 से 10 कर दिया। तो यही यहाँ पे किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुजरात इज नॉट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन रिमिशन पिटिशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ट्रायल जो इसका था वो कंडक्ट किया गया था महाराष्ट्र में, तो रिमिशन ऑर्डर जो है यहाँ पे इनवैलिड है, यहाँ पर इनवैलिड है। सही बात है कि अब रिमिशन कौन दिया होगा, गवर्नर। तो अभी जहां का केस है वहीं का गवर्नर देगा ना, स्टेट के लिए, ना कि दूसरा गवर्नर। तो वो यहाँ पर बात की जा रही है कि गुजरात यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। चलिए,
अब ये जो है आपका शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग है कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट का अमॉन्ग एससीज, एससी के जितने भी कास्ट है सब में बराबर बेनिफिट जाए। तो इसी पे वही बात की गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा कि भाई लगभग 1200 शेड्यूल कास्ट है पूरे वर्ल्ड, मतलब इंडिया में, नेशन में 1200 कास्ट है। तो अब वही बात चल रही है कि आप ये नहीं कर सकते कि उसको आप क्या करो। देखिए 7 जज ने यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर इफ स्टेट्स हैव पावर टू सब कैटेगराइज एससी शेड्यूल कास्ट्स। ओके, तो उसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या मान लीजिए एक कास्ट है शेड्यूल कास्ट में, उसका भी सब कास्ट सब कास्ट सब कास्ट। तो ये बनाना कहीं ना कहीं बोला गया था आपका, ये प्रीलिम से में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी तो खैर है ही है, कि जो है आपका चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां बोला गया सुप्रीम कोर्ट को कि जो सब कैटेगराइजेशन है, ठीक है, वो क्या है, वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी है। क्योंकि अब भी हर इंसान सेम है। अब फिर एक तरफ आप बोलते हो हर इंसान सेम है, फिर आप बोल रहे हो अच्छा एससी में भी है और ज्यादा एससी, ये उसमें भी और ज्यादा, इसमें भी और ज्यादा, हमारे दलित महादलित और इस तरीके से, तो ये गलत है। तो इसलिए जो राइट टू इक्वलिटी है ये इसके अगेंस्ट में है। एससी है, बात खत्म। अब आपको जो उसमें बेनिफिट देना है आप उसी के हिसाब से दो, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, तो यही सब जो है यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग केसेस है जो कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, तो आप एटलीस्ट एक दो तो याद रखे ही रखे, ठीक है, जैसे कि ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं एमपी लेड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है आपका उसके अंडर में आएगा ई साक्षी। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो कि 15% जो एमपी लेड इंटाइटल्ड एलोकेशन है एरिया का, ये इनहेबिटेटेड बाय शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन होना चाहिए। और 7.5% एरिया जो है एसटी पॉपुलेशन की होनी चाहिए। ओके, जहां पर ये ई साक्षी लाया गया है मोबाइल एप्लीकेशन। और इसका जो फंड होगा इसमें वो नॉन लैप्सेबल होगा, इंपॉर्टेंट है, लैप्स नहीं होगा। इफ मनी इज नॉन यूटिलाइज्ड इट गेट्स कैरी टू द नेक्स्ट ईयर। फाइन। फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वहां पे ये इट विल मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम है कि भाई वो देखे कि कम से कम 10% काम भी हो रहा है कि नहीं हर साल, जो भी हमने टारगेट दे रखा है उसका। ठीक है, इतना तो काम होते रहना चाहिए। तो ये नहीं है कि नॉट यूटिलाइज्ड बोल दिया तब यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। आपने टारगेट दिया होगा 4 साल में कंप्लीट होने का, तो 25% हर साल होना चाहिए। लेकिन उतना हो भी नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन 10% हो रहा है कि नहीं एटलीस्ट, वो आपको मस्ट इंस्पेक्ट करना ही करना। क्योंकि रीजन ये हो जाता है ना कि मानिए अब पूरे को आप इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, और अगर 10% एक रोड ही बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर 10% आपने चेक कर लिया कि हाँ क्वालिटी सही है सब कुछ सही है, तो बाकी एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, बाकी भी ठीक ही होगा। सोशल ऑडिट एडवाइजरी जो है ये आपके सोशल ऑडिट से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। यहाँ कुछ ज्यादा इसमें ऐसा कुछ बताने वाली बात है नहीं। यहाँ पे बस ये कि इट विल प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोशल जस्टिस सेल ऑफ द सोशल ऑडिट यूनिट। तो ये प्रॉपर जो है आपका सोसाइटी से ही है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन जानकारी की बात की गई है, पार्टिसिपेशन भागीदारी की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन सुरक्षा की बात की गई है। तो ये सोशल ऑडिट है कि भाई किसी को भी जानकारी चाहिए, भागीदारी चाहिए और सुरक्षा चाहिए, तो दिस कम अंडर सोशल ऑडिट। ओके, तो चलिए ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे वो रहेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।